नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की शिक्षकों की बहाली से संबंधित इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु हमारा कैबिनेट की बैठक होगी, जिस कैबिनेट की बैठक का इंतजार लगभग 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी कर रहे हैं। लगातार नियमावली नोटिफिकेशन की बातें और आम अभ्यर्थी परेशान, लेकिन अब तक ना नियमावली का पता ना ही नोटिफिकेशन का जिक्र। विधानसभा सत्र भी चल रहा है और 7 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक में बड़ा फेरबदल करके अब उसे 6 तारीख कर दिया गया है। ये हमारा पहला मुद्दा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा हमारा डोमिसाइल का। तो बिना वक्त गंवाए आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने मंत्रिमंडल सचिवालय से निकाला गया पत्र, जो कि आप लोगों को पता है मैंने पहले दिखाया था कि 7 मार्च को होने वाली थी आपको कैबिनेट की बैठक। और कैबिनेट की बैठक आपको पता है कि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसी कैबिनेट की बैठक से नियमावली नोटिफिकेशन का रास्ता निकलता है। अब देखिए, 7 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होनी थी मंत्रिपरिषद की, अब वो बैठक 6/3/2023, जी हाँ, यानी कि अब मंगलवार को ना होकर के सोमवार को ही ये बैठक होगी अपराह्न 6 बजे। विधानमंडल की बैठक के उपरांत जो भी बाद में हो, मुख्यमंत्री सह तमाम मंत्रीगण के साथ यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। और एक अपडेट है कि पहले 7 तारीख को होनी थी ये बैठक, अब ये बैठक 6 तारीख को होगी। बैठक महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। 6 मार्च को नीतीश कुमार की अहम बैठक है और 7वें चरण की बहाली पर फैसला संभव है। तमाम जो मीडिया जगत से जुड़े लोग हैं उनके सोर्स जो है यही कह रहे हैं और हम सभी को उम्मीद है। लेकिन वित्त विभाग की जो मसला है, विजय कुमार चौधरी महोदय जो कि वित्त विभाग के माननीय मंत्री हैं, उनसे तमाम मुद्दों के साथ साथ नियमावली के फाइल पर हस्ताक्षर कर उसे वापस लौटाना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन जो खबरें हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी 6 मार्च को आ सकती है। नीतीश कुमार की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है और 7वें चरण की बहाली पर फैसला संभव है। तो 6 आने में अब मात्र 1 दिन का यानी कि कल भर का इंतजार है। परसों तमाम मुद्दे आपके सामने होंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों डोमिसाइल का होता है। कुछ लोग आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने गए थे और शिक्षा मंत्री महोदय डोमिसाइल को लेकर के क्या कुछ कहे हैं आप लोगों ने भी सुना होगा। अगर उनके माध्यम से कही गई ये बातें सही हैं तो लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। और उन फ़ोन कॉल्स के बाद क्या डोमिसाइल 7वें चरण में लागू नहीं होगा? जैसा कि उन लोगों ने बताया कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने उनसे कहा कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसी बातें निकल कर क्यों आती हैं, लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो प्रभाव 1 से 5, 6 से 8, हाई स्कूल +2 किसे पड़ेगा? या फिर डोमिसाइल लागू होने से कौन सी ऐसी बाधा है जो कि दूर हो जाएगी? बिहार से बाहर जो लोग हैं उनकी नौकरी के लिए आखिर प्रयास सरकार कर रही है या फिर आम अभ्यर्थी खुद इन सभी मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं? आप देखिए, मैं 2 चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले प्राथमिक की अगर हम बात कर ले तो 6ठे चरण में प्राथमिक में भी आपको पता है, माध्यमिक में भी, प्राथमिक और मिडिल में बाहरी लोगों ने ज़्यादा सीटें खा गई। आपको पता है, यूपी वाले हों या झारखंड वाले हों, तमाम जगहों के लोग जहां पर उच्च नंबर प्राप्त करने वाले लोग हैं, क्योंकि बहाली में हिस्सेदार तमाम पूरे भारतवर्ष के लोग थे। और प्राइमरी की बहाली जैसे ही हुई थी सीटेट बीटेट के आधार पर, तो बाहरी लोगों ने टॉप 5 टॉप 10 में अगर आप देखे होंगे तो ज़्यादातर बाहरी लोग ही थे। लेकिन जब सरकार 2019 की STET की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई थी, मैं 19 माध्यमिक की बात कर रहा हूँ, उस समय गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था और वो रूल आपके सामने है। जब वो नोटिफिकेशन आया था तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो अर्हता थी, पहले नंबर पे ही था कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी हो। तो जितने भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो अभ्यर्थी हमारे हैं जो परेशान हो जाते हैं कि कैसे बहाली उनकी होगी, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपके लिए बिहार राज्य का निवासी होना बहुत ही आवश्यक था। और ये बिहार राज्य का निवासी जो होंगे वही फॉर्म अप्लाई किए होंगे। हाँ, एक प्रश्न उठ सकता है कि कुछ लोग होंगे जो कि बिहार के बाहर के भी होंगे और उन्होंने फॉर्म सातिराना तरीके से भर दिया होगा। तो ऐसों की संख्या जो है कुछ प्रतिशत हो सकती है और इक्के दुक्के लोगों से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे चल के उनकी भी हिस्सेदारी, उनकी भी दावेदारी
स्वतः समाप्त हो जाएगी, संज्ञान सरकार को लेना है और उसके लिए सरकार को नोटिस या जानकारी दिशा निर्देश जरूर निकालना चाहिए। लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बिहार राज्य का निवासी होना अति आवश्यक था। मसला प्राइमरी वालों के लिए हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी में जो है बीटेट के साथ साथ सीटेट को भी मान्यता प्राप्त है बिहार में। और सीटेट आपको पता है कि पूरे देश भर के लोग देते हैं। बीटेट बिहार के लोग दे सकते हैं और सीटेट जो है पूरे देश भर में सेंट्रल एजेंसी सीबीएसई कंडक्ट कराती है। हालांकि अभी सीटेट को लेकर के भी बड़ी धांधली की बातें चल रही हैं, मैंने वीडियो भी बनाया है उसके संदर्भ में। आने वाले समय में आवाज़ें उठाने की आवश्यकता और पड़ी तो हम जरूर उठाएंगे। लेकिन सीटेट जब एलिजिबल बिहार में है और छठे चरण में भी अब तक जो बहाली होती आई है उसमें पूरे भारत के ऑल इंडिया के लोग जो हैं वो अप्लाई करते आए हैं। इस कारण से प्राथमिक वालों ने ये आवेदन लगातार दिया है कि भाई डोमिसाइल जो है वो ज़रूरी है लागू करना। अगर डोमिसाइल सरकार लागू नहीं करती है तो परेशानी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है कि ऑलरेडी इस बार के सीटेट में 50,000 लोग जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं। पहले से तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख की संख्या ऑलरेडी जो बेरोज़गार हैं सीटेट क्वालिफाई करके उनकी भीड़ जो है वो बैठी हुई है बिहार में। तो 2 से 2.5 लाख की जो फौज है बेरोजगारों की सीटेट बीटेट क्वालिफाई वो तो ऑलरेडी विद्यमान है। अगर गवर्नमेंट डोमिसाइल लागू नहीं करती है, बाहरी लोगों को मौका देती है, तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेटों की भीड़ जो 2-2.5 लाख दिख रही है वो तो धरे की धरे रह जाएंगे और भीड़ आ जाएगी। तो डोमिसाइल लागू करना बहुत आवश्यक है। सरकार को इस मायने में इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए कि डोमिसाइल बिहार के लोगों के लिए कितना आवश्यक है। और आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप सचिवालय में जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो डोमिसाइल को मत भूलिए। बिहार राज्य का निवासी होना केवल आपको ये अधिकार नहीं देता है कि आप शिक्षक बन पाएँ। आपको बिहार राज्य का निवासी होने का फ़र्ज भी अदा करना पड़ेगा। और बिहार राज्य के लिए डोमिसाइल नीति लागू हो, बाहरी लोगों के लिए सरकार किस प्रकार से जो बिहार राज्य के जो परमानेंट निवासी हैं उनके लिए किस प्रकार से सोचे, इसके लिए ही डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए। इसके लिए मांग लगातार उठती आई है। और गवर्नमेंट अगर, हालांकि मैं नहीं जानता कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने वास्तविकता में ये बातें बोली हैं या नहीं बोली, लेकिन आप लोगों के जो फ़ोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि डोमिसाइल नीति माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन प्राइमरी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है कि गवर्नमेंट ने अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। और जब तक गवर्नमेंट कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी कर दे तब तक हमें इंतजार और हमें दबाव बनाना होगा कि भाई डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तमाम जो राज्य हैं वो अपने अपने राज्य के लिए हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो बिहार पीछे क्यों रहे? बिहार के निवासियों ने क्या गुनाह किया है? डोमिसाइल क्यों नहीं लागू होना चाहिए? यहाँ के नौकरी पर पहला अधिकार यहाँ के लोगों का है, बाहरी लोगों का क्यों होगा? तो एक जो बात है वो सरकार के कानों तक रखनी चाहिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को ना भूलें, बहुत प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। और इस मुद्दे पर वो उठाने और ध्यान आकर्षित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी बहाली सुनिश्चित होने में यह डोमिसाइल नीति बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी तो आधे से अधिक लोग जो बिहार के हैं, आपको पता है कितने बाहरी लोग जो होते हैं उनके परसेंटेज का क्या खेल होता है, आपको पता है। तो इसलिए इन तमाम मुद्दों पे पढ़ने के बजाय हमें डोमिसाइल नीति सरकार से लागू करवानी है, मिलजुल कर करवानी है। इसके लिए प्रयास सभी लोग करें। लेकिन फिलहाल जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की स्थिति है वो अलग है और प्राइमरी की स्थिति अलग है। बाकी आपकी जो राय हो डोमिसाइल नीति के संदर्भ में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।